नमस्कार दोस्तों। आज वो पवित्र दिन है जिस दिन हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। 1948 में वह जब प्रतिबंध उन्होंने लगाया था तो उन्होंने साफ साफ कहा था, यह वो संगठन है जो इस देश में नफरत पैदा करता है, अशांति पैदा करता है और दंगे फसाद का कारण बनता है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया था और कहा था यह अपनी सारी गतिविधियां इस तरह से करता है कि इस देश में अशांति फैले और तमाम दंगे फसाद हो। आज जब हम इस चीज पर चर्चा करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त में एक दया दिखाई थी और इस पर जो प्रतिबंध था उसे इनकी माफी मांगने मात्र पर क्षमा कर दिया था। लेकिन आज इस नफरती संगठन ने इस देश को फिर से एक बार इतना नफरत में भर दिया है कि लोग हर चीज में दोष किसको देते हैं, दोष देते हैं कि साहब एक कौम विशेष इस तरह से कर रही है। आज जब ये हालत है तो कोई चीज होती है, आदमी कहता है ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी एजेंट है या कुछ है। आज इसी पर एक घटना बताता हूं। मेरठ में एक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने, आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया एक युवक, और वो हिंदू युवक जो गिरफ्तार किया गया वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस देश में नफरत फैलाने का काम करने वाले वह लोग होते हैं और देश के खिलाफ जासूसी करने वाले वो होते हैं। आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी जो उससे पैदा हुई है, उसने किस तरह से नफरत पनपाई है ये हम में से किसी से छिपी नहीं है। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि उसी नफरत पैदा करने वाली पार्टी ने ऐसा व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी बनाया था जिसने 1992 में जब एक नफरत का माहौल बनाया, उसके कारण 6 दिसंबर 1992 को 2000 लोगों की हत्याएं हुई थी। 2000 लोगों की हत्याएं जिनके कारण हुई हो, उसको आज भारत रत्न दिया जा रहा है। जब भारत रत्न इन हत्या करने के कारक लोगों को दिया जाएगा तो ऐसे भारत रत्न को कौन सा रत्न कहेंगे। मुझे आज भी याद है, यह पुरस्कार देश को बनाने वालों को, देश को आगे बढ़ाने वालों को, देश के लिए एक महान योगदान करने वालों को दिया जाता था। पहली बार मरणोपरांत यह पुरस्कार जो दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को जीतने के बाद, युद्ध जब समझौते के दौरान वो गए थे और मॉस्को में उनका निधन हुआ था, उसके बाद आने के बाद में श्रीमती गांधी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उनको यह सम्मान दिया गया। निश्चित रूप से लाल बहादुर शास्त्री इसके लिए डिजर्व करते थे, वो सारे लोग डिजर्व करते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसे ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है कि इसके बाद लगता है कि इस देश में कौन सी व्यवस्था चल रही है। जब इन सारी व्यवस्थाओं पे बात करते हैं तब आता है कि नफरत के खेल से किस तरीके से इस देश को जलाया गया है। यदि आप इतिहास देखेंगे तो आज अयोध्या के अंदर जितने मंदिर बने हुए हैं वो सारे मंदिर मुगल काल में बने हुए हैं। एक भी सिंगल मंदिर ऐसा नहीं है जो मुगल काल से इतर हो, यानी मुगलों के काल में वो सारे मंदिर बने जिनको आज तमाम तरह से नफरत के माहौल में कहा जाता है कि साहब मुगलों ने ऐसा किया था, मुगलों ने वैसा किया था। हुजूर, ये मुगल वही हैं जिन्हें हमारे देश के तमाम राजपूतानाओं ने अपनी बेटियां दी थी, अपनी बेटियां ब्याही थी। अकबर की 16 पत्नियां राजपूतों की बेटियां थी। तो इस इतिहास को भी जानने की जरूरत है। जो लोग इस तरह से नफरत पनपाते हैं उन्हें पता होना चाहिए, औरंगजेब हो या और हो, वो जिनकी औलादें थी उनकी माएं हिंदू थी। तो ऐसी स्थिति में तमाम सारी जब बातें कही जाती हैं और नफरत फैलाने के लिए तमाम दंगे फसाद किए जाते हैं, तब ये सवाल बनते हैं। बहरहाल यह विषय नहीं है कि हम इस पर ज्यादा चर्चा करें।
आज इस पर इसलिए बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी कल हमारे धर्म के, हिंदू धर्म में यदि आप कहते हैं भगवान शिव को सर्वोच्च माना जाता है, भगवान शिव के 12 धाम माने जाते हैं जो ज्योतिर्लिंग के रूप में माने जाते हैं, उनमें से एक बैद्यनाथ धाम है। वहां पर गए थे, उसे कहा जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम बैद्यनाथम। तो ये बैद्यनाथ धाम था जहां राहुल गांधी गए थे। वहां उन्होंने रुद्राभिषेक किया। निश्चित रूप से हम किसी मंदिर में जाते हैं तो टीका लगा के नहीं जाते, वहां जाते हैं तो जब हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, तो वहां जो ब्राह्मण या पंडित या जो भी है पुजारी होते हैं, वो हमारे मस्तक पर चंदन लगाते हैं। निश्चित रूप से वही राहुल गांधी के साथ भी हुआ। वो जा रहे थे तब चंदन नहीं लगा था, उन्होंने पूजन अर्चन किया, चंदन लगा, वहां से बाहर निकले, चंदन लगा हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां से सांसद निशिकांत दुबे एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि राहुल गांधी वहां से बाहर निकले और निकलते ही अपना चंदन पोंछ लिया। बड़ी शर्म आती। और वही वो एक दूसरा ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं राहुल गांधी वहां से बाहर निकले पूजा करके, तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो कहते हैं यहां के लोगों ने उनका विरोध किया और नारेबाजी करी उनके खिलाफ। जब उनके नारेबाजी को मैंने सुना तो उसमें कुछ मोदी जिंदाबाद, कोई भाजपा जिंदाबाद और ये कह रहे थे। इससे समझ में आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। इसके पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जो ये बताता है कि साजिश खुद उन्होंने रची थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जब यहां आएंगे तो मैंने अपने लोगों से कहा है कि वो भगवा झंडे लेकर के और वो करके जय श्री राम के नारे लगा करके उनका विरोध कर। तो इससे यह साबित होता है कि यह आपके भेजे गए गुंडे थे। बहरहाल राहुल गांधी की इतनी हिम्मत थी कि वो आपके उन गुंडों के बीच से ही निकले और निकल के गए, तो वो डरे नहीं। यह बड़ी चीज थी। दूसरी चीज, आपके ही दूसरे वीडियो से साबित होता है कि वो टीका चंदन पूरा लगाए हुए थे, उन्होंने पोंछा नहीं था। तीसरी चीज, जो पहले वाले वीडियो में आपने पोस्ट किया कि वो चंदन लगाए पोंछ कर चले गए, वो आपका वहां एंट्री करते का वीडियो था, ना कि निकलते का वीडियो। यानी हो सकता है आप चंदन लगा के जाते हो मंदिर, भगवान का चंदन नहीं लगाते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह दर्शाता है कि आपको कितना डर लगता है। राहुल गांधी यदि मंदिर चले जाएं तो आपको तकलीफ होती है। आपने एक ट्वीट में यह भी कहा कि राहुल गांधी राम की प्रतिमा की प्रतिष्ठा के दिन मंदिर नहीं गए। हुजूर, उस दिन वो असम में थे और असम में जो शिव का मंदिर था वहां पर शंकर देव भगवान का, उस मंदिर में वो जाने को थे और खुद आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वीकारा कि उन्हें मंदिर हमने जाने से रोका था और उस दिन उन्हें रोक दिया गया मंदिर जाने से, और वो सड़क पर अपने कांग्रेसियों के साथ में बैठ गए और वहीं पर राम धुन गाई थी जो गांधी जी गाते थे। इससे समझा जा सकता है कि आप सिर्फ झूठ की बुनियाद पर चलते हैं। चलिए छोड़िए इन चीजों को, आज हम बात करते हैं राहुल गांधी जब झारखंड में थे उस वक्त एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अपना एक राह पकड़ रही हैं, नीतीश कुमार ने अपना ठिकाना तय कर लिया है जो उनका पुराना ठिकाना था, ममता बनर्जी का भी हालांकि वो ठिकाना रहा है। इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आज देश के आगे सवाल यह है कि आखिर यदि आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी एक बड़े कद पे खड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो 2019 का चुनाव जीते, उसमें 22 करोड़ वोट उनको आए, 12 करोड़ कांग्रेस को आए। लेकिन कोई और ऐसी पार्टी है जिसे 2.5 करोड़ आए हो, 3 करोड़ आए हो, 4 करोड़ आए हो, 5 करोड़ आए हो, 6 करोड़ आए हो? कांग्रेस से आधे भी नहीं आए किसी को। तो ऐसी स्थिति में इस देश में यदि लड़ाई लड़ी जाएगी सत्ता से, तो लड़ने की स्थिति में कौन है और जवाब देने की स्थिति में कौन है? तो उस स्थिति में सबसे पहले कांग्रेस का नाम लिया जाएगा, क्योंकि 12 करोड़ लोगों ने उसे वोट दिया है, 22 करोड़ ने उन्हें दिया है।
और कांग्रेस से आधे पर भी कोई नहीं है। तो इससे समझा जा सकता है कि कोई जो आधे पे नहीं है, चौथाई पे नहीं है, वो आज कहते हैं हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस को मुक्त कर देंगे या कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, 2500 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर ली। क्या नरेंद्र मोदी एक शब्द बोले? आज लद्दाख में, ले लद्दाख में लाखों लद्दाखियों ने और सब ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया। क्या इस देश का वह मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है, क्या उसने उसे दिखाया कि वहां पर किस तरह से मोदी का विरोध किया गया? नहीं दिखाया। क्या राहुल गांधी जब झारखंड में आज है और वो सीधे लड़ाई नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, वहां पर वो सीधे हमला बोल रहे हैं अदानी पर, अंबानी पर और नरेंद्र मोदी के तमाम मित्रों पे, उनकी नीतियों पे, वो बात कर रहे हैं इस देश के युवाओं के रोजगार की, वो बात कर रहे हैं इस देश के बच्चों की शिक्षा की, वो बात कर रहे हैं इस देश के आने वाली पीढ़ी के भविष्य की, वो बात कर रहे हैं हम सब के छोटे कारोबारियों के रोजगार की, वो बात कर रहे हैं कर्मचारियों की, वो बात कर रहे हैं हर व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद एक सामाजिक सुरक्षा देने की बात की। जब वो ये बात कर रहे हैं, वो आज कोल मजदूरों से मिले और उनके दर्द को समझा और उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें कही। जब वो बोकारो पहुंचे, धनबाद और बोकारो में, तो लोगों ने कहा 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसका इससे बड़ा जवाब नहीं हो सकता कि बोकारो में जब आप यह स्टील प्लांट देखते हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, वो किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर उसके बाद में गिना दिए जाते हैं, चाहे भिलाई का हो, चाहे राउरकेला का हो या कहीं का भी। तो पंडित नेहरू के अलावा बनाया किसने था? आज हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बांध, वो सारे पंडित नेहरू के बनाए। तो जिस वक्त आप कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि पंडित नेहरू कृष्ण जन्मभूमि में क्यों नहीं गए, राम जन्मभूमि में क्यों नहीं गए, सोमनाथ क्यों नहीं गए, आप मंदिर जाते रहिए। पंडित नेहरू उस वक्त ये बांध बना रहे थे, ये अस्पताल बना रहे थे, ये फैक्ट्रियां बना रहे थे, ये तमाम सारे अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रहे थे, जिनमें आज आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जिनमें नौकरियां करके लोग रोजगार पा रहे हैं, तमाम सारे अन्य लोग उससे जुड़े हुए रोजगार पा रहे हैं और अपने घर की रोटी चला पा रहे हैं। आज आपके तमाम सारे छोटे व्यापारी इसलिए पनप पा रहे हैं क्योंकि उस सरकार की नीतियों ने यह दिया था कि आप स्वतंत्रता से अपना कारोबार कर सके। आपको यह डर नहीं रहता था कि आपके यहाँ ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी या तमाम अफसरान आकर के आपके यहाँ धावा बोल देंगे। आपसे कुछ छीना नहीं जाता था, आपको दिया जाता था। आज स्थिति क्या है? आज व्यापारी डरा रहता है कि पता नहीं कब किसका छापा पड़ जाए, और तमाम सारे नेताओं पे वो बोलने में डरता है। तब आपको बोलने की भी स्वतंत्रता थी, प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ करके उनसे पूछने की स्वतंत्रता थी। इसका उदाहरण मौजूद है कि जब बंबई पहुंचे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो एक बुजुर्ग महिला ने उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, आजादी के बाद क्या मिला? तो उन्होंने कहा, यही मिला कि उस हुक्मरान के आगे आप उसके पांव पकड़ के रहते थे, आज अपने देश के प्रधानमंत्री का आप गिरेबान पकड़ सकते हैं। लेकिन आज क्या ये हालात हैं? आज का प्रधानमंत्री क्या इस स्थिति में है कि आप उससे मिल सके? शायद नहीं, सोच नहीं सकते। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आवश्यक, और इसको जरूरी यह है कि इस देश को आजादी दिलाने वाले, इस देश के लिए अपने परिवार के 11 लोगों की शहादत देने वाले, 9 साल जेल में काटने वाले पंडित नेहरू के परिवार के राहुल गांधी आज उस दर्द के साथ लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि 7.5 लाख कांग्रेसियों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी।
राहुल गांधी को दर्द है इस बात का कि उनकी दादी और उनके पिता उनकी आंखों के सामने चिथड़े चिथड़े मिले, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपना जीवन दिया था, इसलिए वो देश के लिए लड़ रहे हैं। और जब लड़ते हुए वो बोकारो पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से वहां की जनता इस बात को समझती है, जिसे हम आप कई बार कहते हैं कि बिहार की, झारखंड की और तमाम जगह की जनता शायद जाहिल, लेकिन नहीं, वो शायद हमसे ज्यादा समझदार। और इसीलिए वहां इस तरह से उनके साथ जनता चल रही है जैसे नदी बड़े तेज वेग में सैलाब के साथ चलती है, और इस तरह लाखों लोग उनके साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। यह अपने आप में इस बात का संदेश है कि यह देश चाहता है कि लड़ने वाला खड़ा हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। और निश्चित रूप से यह विश्वास राहुल गांधी ने पैदा किया है। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ना दिखाए, हाइड करे, तमाम सारी चीजें छिपाए, लेकिन वास्तविकता अंततः जमीन पर आती है। और चूंकि वो नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को जमीन पर उतर के यह यात्रा करनी पड़ती है। इसी से ही सब डरे हुए हैं, इसीलिए यह यात्रा जरूरी थी, क्योंकि यह लड़ाई तभी मुकाम पर पहुंचेगी जब आप तक हुक्मरान खुद पहुंचेगा, और इस देश का वह शख्स पहुंच रहा है जो कुर्बानियों का खुद अपने आप में एक भंडार है। इस स्थिति में जब वो खड़ा है आपके साथ, तो आपका जो सहयोग है वो मायने रखता है। यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी से कौन लड़ सकता है, इस बात का स्पष्ट संदेश है कि राहुल गांधी के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो सीधे मोदी से टक्कर ले सके। इसलिए आज राहुल गांधी इस देश के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी हो गए हैं, इस देश के संविधान के लिए जरूरी हो गए हैं। तो यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो फैसला आपको करना है कि आपको संविधान खत्म करने वाले, आपके हक छीनने वाले के साथ खड़ा होना है, या इसको बचाने वाले के साथ। जय